अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी ताज़ीरात पाकिस्तान की आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को आगे कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 87 से लेकर सेक्शन नंबर 95 को आगे डिस्कस करेंगे। अपनी आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जनरल डिफेंसेस होते हैं उनमें कंसेंट क्या होती है, कंसेंट वैलिड कब होती है, जिसमें हमारे पास सेक्शन 87 से लेकर 92 तक जो भी सेक्शंस हैं ये डील कर रहे हैं स्पेसिफिकली कंसेंट के साथ। और फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि कम्युनिकेशन जब की जाती है या कंपल्जन या स्लाइट हार्म जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है, और ये वाले डिफेंसेस कब जो है बंदा यूज़ कर सकता है। और एक और बात जो आपने यहाँ पर याद रखनी है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, कि ये जो है सारे जनरल एक्सेप्शंस हैं। जनरल एक्सेप्शंस जिनको आप जो है डिफेंसेस भी कह सकते हैं, जो कि एक ऑफेंडर के पास अवेलेबल होते हैं क्राइम करने के बाद। इन डिफेंसेस में से किसी भी डिफेंस की अगर वो प्ली लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। लेकिन अगर कोई बंदा ऑफेंडर इनमें से किसी प्ली को उठा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आ जाता है उस ऑफेंडर के ऊपर, एक्यूज़ के ऊपर, कि उसने इस चीज़ को साबित करना होता है कि वो इस जो रियायत है उसके काबिल है, उसके मतलब राइट है, बनता है या नहीं बनता है। तो कंसेंट की अगर हम बात करें, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कि किसी बंदे की रजामंदी। हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है, मैक्सिम है, जो कि वॉलंटी नॉनफिट इंजूरिया, कि ही हु कंसेंट सफर्स नो हार्म, कि अगर एक बंदा जो है वो अपनी कंसेंट दे रहा है और एज अ रिजल्ट उससे कोई हार्म होता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस नुकसान को नुकसान नहीं कहा जा सकता। अब वो नुकसान उसकी प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, उसकी बॉडी को भी हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। इसके कहने का ये मतलब है कि एक तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि एक बंदा अगर खुद कंसेंट दे रहा है कि हाँ मुझे आकर मारो, तो ऐसी सूरत में सिंपली जो है उस हार्म को हार्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक हम ये भी परसीव कर सकते हैं कि एक बंदा अगर खुद अपने आप को किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर डाल रहा है कि जहाँ पर उसे ये ख़तरा है, उसे पता है कि उसे नुकसान पहुँच सकता है, तो ऐसी सूरत में भी वो इम्प्लाइड तरीके से अपनी कंसेंट दे रहा है कि जो है मैं इस हार्म को जो है वॉलंटरीली सफ़र कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में भी उस हार्म को हार्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन जो हमारे पास 87 है वो डील करता है कंसेंट ऑफ पर्सन के साथ, कि जब एक बंदा खुद कंसेंट दे तो ऐसी सूरत में क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, लॉ क्या कहता है। चलें सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 87 के मुताबिक एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस आर डन बाय कंसेंट, कि एक काम जो है, एक ऐसा ऑफेंस जो कि जहाँ पर इंटेंशन नहीं है और ना ही ऐसा अंदेशा है कि एक बंदे की डेथ होगी या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट होगा, और वो काम जो है कंसेंट के साथ किया जाए। इस सेक्शन की लैंग्वेज कहती है कि ऐसा कोई भी काम जो कि विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ किया जाए या ग्रीवियस हर्ट के किया जाए, और जिसमें ये पता ना हो डूअर को, करने वाले को, कि ये काम उस बंदे की मौत वाकई कर सकता है या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है, ऐसा कोई भी काम ऑफेंस नहीं होगा। अगर एज अ रिजल्ट कोई ऑफेंस हो भी जाता है तो अगर जो है वो बंदा 18 ईयर से अबव जो कि है वो अपनी कंसेंट देता है, वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में वो बंदा कोई भी किस्म का हार्म सफ़र नहीं करता। या फिर जो है उससे अगर कोई हार्म होता भी है तो उस कंसेंट की वजह से जो है उसने जो कि कंसेंट दी है कि मैं इस हार्म का रिस्क जो है ख़ुद लेना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में भी उस हार्म को हार्म कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक बात तो उन्होंने ये कह दी कि इस सेक्शन के मुताबिक जो बंदा होता है जो कि हार्म सफ़र कर रहा होता है, कंसेंट दे रहा होता है, उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि कंसेंट ऑफ पर्सन की बात हो रही है। तो पर्सन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, 18 साल। और दूसरी बात यहाँ पर ये 18 साल के बाद उसने उस चीज़ के लिए एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कंसेंट दी कि मैं इस हार्म को सफ़र करना चाहता हूँ। 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो और उसने जो है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दी है, और यहाँ पर एब्सेंस किस चीज़ की होनी चाहिए, नॉलेज और इंटेंशन की। मतलब एक बात तो क्लियर है, 18 साल हो, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट होनी चाहिए, और वहाँ पर जो डूअर होता है उसकी नॉलेज और इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब वो
वॉलंटियरली इस इंटेंशन से काम ना करे कि मैंने इस बंदे को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन जो सफ़रर होता है उसकी उम्र 18 साल हो, उसने कंसेंट दी हो, और जो डूअर होता है उसके पार्ट पर कोई भी नॉलेज या इंटेंशन वगैरह ना हो। इसकी अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो बॉक्सिंग की एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल होगी। दो जो बॉक्सर होते हैं वो जब गेम में इंटर होने वाले होते हैं तो वहाँ पर वो दोनों अपनी कंसेंट देते हैं, क्योंकि ये गेम ऐसी है कि इसके दौरान जो है किसी भी किस्म का हार्म सफ़र हो सकता है, इवन किसी की मौत वाकई भी हो सकती है। तो जो दो प्लेयर्स होते हैं वो दोनों अपनी कंसेंट देते हैं कि इस गेम के दौरान अगर किसी का भी नुकसान हुआ तो इसके लिए हम अपने खुद जिम्मेदार होंगे। इसी तरीके से अगर आप क्रिकेट की बात कर लें, क्रिकेट में अक्सर ये होता है कि खेलते वक्त जो है किसी प्लेयर की डेथ हो जाती है। वो डेथ जो है मतलब खुद कंसेंट दे रहे होते हैं कि हम जो है इस गेम के दौरान अगर किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। इसी तरीके से दूसरे हॉकी हो गया, फुटबॉल्स हो गया, या दूसरी जो गेम्स वगैरह होती हैं, तो इन केसेस में क्या होता है कि बंदा खुद अपनी कंसेंट दे रहा होता है कि मैं जो है इस हार्म को सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर उस बंदे की उम्र 18 साल से अबव होती है। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड उसकी कंसेंट होती है। एक्सप्रेस मतलब उसने बाय एग्रीमेंट जो है, बाय वर्ड्स जो है, अपने स्पोकन और रिटन वर्ड्स के ज़रिए वो अग्री करता है, कंसेंट देता है, या फिर उस अपने कंडक्ट के ज़रिए वो कंसेंट दे रहा होता है। तो ऐसी सूरत में और जो है डूअर के पार्ट पर जो है कोई इंटेंशन या नॉलेज नहीं होती कि वाकई में ये काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉलर बॉल करा रहा है तो वो इस इंटेंशन से बॉल ना कराए कि मैंने वाकई में इस बंदे को हिट करना है। या फिर अगर कोई बॉक्सर जो है वो रिंग के अंदर लड़ रहा है तो वो कोई मतलब जो गेम के रूल्स वगैरह होते हैं उनकी वायलेशन करते हुए, फॉल प्ले करते हुए जो है एक बंदे को गलत तरीके से, गलत इंटेंशन के साथ ना मारे। तो ऐसी सूरतों में जो है ये सेक्शन अप्लाई होगा, और जो डूअर होता है उसको आप लायबल करार नहीं दे सकते। ये हमारे पास सेक्शन 87 करता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 88। सेक्शन 88 जो है उन केसेस की बात करता है जहाँ पर कंसेंट दी जाती है लेकिन गुड फेथ में उस बंदे के बेनिफिट के लिए। यहाँ पर बेनिफिट की बात नहीं हो रही थी, सिंपल कंसेंट थी, लेकिन यहाँ पर कंसेंट दी जा रही है गुड फेथ में बंदे के बेनिफिट के लिए। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 88 के मुताबिक एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनल बेनिफिट। कि यहाँ पर एक तो सीधी सीधी बात है, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं होनी चाहिए। कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ की जाए, ऐसी कोई भी चीज़ अगर एज रिजल्ट कोई हार्म सफर कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, और वहाँ पर जो है इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये, या फिर नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए टू कॉज कि ये काम आपने करना है। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि वो काम उस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया जाना चाहिए, और उस पर्सन की जो है वहाँ उस पर्सन ने कंसेंट दी है। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। कंसेंट ये होगी कि मैं ये हार्म सफ़र करना चाहता हूँ या फिर मैं इस हार्म का रिस्क जो है वो लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बात हो रही है गुड फेथ और पर्सनल बेनिफिट की। और दूसरी यहाँ पर जो इन्होंने बात की है वो ये है कि नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, के इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात के ये काम आपने गुड फेथ में और पर्सन के बेनिफिट के लिए किया है। ऐसी सूरत में एज अ रिजल्ट जो है नॉट इंटेंशन टू कॉज डेथ और गुड फेथ और पर्सनस बेनिफिट के लिए आपने वो काम किया। ऐसी सूरत में अगर कोई जो है हार्म सफ़र होता है बंदे को, जिसने कि कंसेंट दी हुई है अपनी, उसने अपनी कंसेंट यहाँ पर दी हुई है, कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई हार्म बंदे को सफ़र होता है तो जो डूअर होता है उसको एक्सेप्शन हासिल होगी सेक्शन 88 की। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो जाता है डॉक्टर के पास। ए हमारे पास डॉक्टर है, इसके बाद पेशेंट आता है बी। ए जो है वो बी को ऑपरेट करता है, और ए को पता होता है कि अगर बी को ऑपरेट किया गया तो ऐसी सूरत में बी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो गुड फेथ के अंदर जो है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो इस बंदे को ऑपरेट करता है। तो एज अ रिजल्ट जो है अगर उस बंदे की डेथ भी हो जाती है तो डॉक्टर को, जो प्रोफेशनल बंदा होता है जो कि अपनी गुड सर्विसेज देते हुए गुड फेथ में उसने पर्सन के बेनिफिट के लिए और विदाउट इंटेंशन टू कॉज एक्ट जो है उसने उस बंदे का ऑपरेट किया बी का, तो ऐसे समय में अगर बी की डेथ भी हो जाती है तो डॉक्टर को इस सेक्शन की एक्सेप्शन हासिल होगी। इसी तरीके से सिमिलर केसेस होते हैं जहाँ पर किसी बंदे की
बेनिफिट के लिए, विदाउट इंटेंशन के, यहाँ पर इंटेंशन ना हो कि उस बंदे की मौत आपने वाकई में वाक़ई करनी है, और वहाँ पर एक बंदा जो है, जो डूअर है, वो गुड फेथ में और जो है इसलिए एक्ट कर रहा है कि उस पर्सन को किसी किस्म का बेनिफिट हो सके, उसे कोई अगर जानलेवा बीमारी है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसकी मौत वाकई कर सकती है और ऑपरेशन करना लाजमी है, या फिर कोई दूसरे सिमिलर केसेस होते हैं, वहाँ पर जो डूअर होता है उसको इस सेक्शन की एक्सेप्शन हासिल होगी। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 89। ये दो सेक्शंस तो हमने वो देखे कि जहाँ पर एक बंदा खुद अपनी कंसेंट दे रहा था, यहाँ पर 18 साल का कंसेंट दे दी, यहाँ पर भी पेशेंट ने खुद आकर अपनी कंसेंट दे दी। लेकिन अगर एक बंदा इस काबिल नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे सके, इस काबिल वो कैसे नहीं हो सकता? या तो वो माइनर है या फिर वो मेंटली तौर पर इस काबिल नहीं है कि अपनी कंसेंट दे सके। तो ऐसी सूरत में कंसेंट उनके बिहाफ पर कौन देगा? गार्डियन या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि लॉफुली ऑथराइज हो अंडर द लॉ, वो उस बंदे की कंसेंट दे, और एज अ रिजल्ट जो है एक कोई हार्म वगैरह सफ़र होता है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये हम देखते हैं। सेक्शन 89 के मुताबिक एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, एक चाइल्ड की बात हो रही है, दूसरा इंसेन पर्सन की बात हो रही है, बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। मतलब कि एक चाइल्ड या फिर जो है एक इंसेन पर्सन के बिहाफ पर उनका जो गार्डियन है वो कंसेंट दे, और कंसेंट दे वो गुड फेथ में और बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन के लिए। तो ऐसी सूरत में ये सेक्शन कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि गुड फेथ में और किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए दी जाए, और वो पर्सन जो है 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो या फिर एक अनसाउंड माइंड पर्सन हो, और वहाँ पर कंसेंट जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होगी किसकी? गार्डियन की, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि लॉफुल चार्ज रखता है उस बंदे का जो कि माइनर है या फिर इंसेन है। तो ऐसी सूरत में कोई भी चीज़ जो कोई भी ऐसा हार्म जो सफ़र होता है वो ऑफेंस नहीं होगा, जो कि एज अ रिजल्ट का कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, अगर वो जो है क्या नाम है, वहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं थी गार्डियन की के या फिर डूअर की कि ये ऐसा काम हो सकता है, या फिर उनकी पार्ट पे कोई नॉलेज वगैरह नहीं। फिर यहाँ पर कुछ प्रोविजोज हमें दिए गए हैं। पहला प्रोविजो ये कहता है कि ये एक्सेप्शन उन केसेस के लिए नहीं है जहाँ पर इंटेंशनली किसी बंदे की मौत या फिर किसी बंदे को जो है अटेम्प्ट किया जाए कि उसकी मौत आपने वाकई करनी है। एक तो ये प्रोविजो है यहाँ पर। सेकंड प्रोविजो यहाँ पर जो दिया गया है कि एक्सेप्शन उन केसेस में भी एक्सटेंड नहीं होगी जहाँ पर जहाँ पर ये नॉलेज हो कि इस ऐसा करने के किसी बंदे की मौत वाकई हो जाएगी, जब तक जो है वो काम करना इसलिए ज़रूरी ना हो कि उस बंदे की डेथ को या फिर ग्रीवियस हर्ट को या फिर किसी ऐसे किस्म को जानलेवा बीमारी वगैरह को क्योर करने के लिए ना हो। तीसरी जो प्रोविजो यहाँ पर तीसरी प्रोविजो दी गई है वो ये है कि ये एक्सेप्शन उन केसेस में भी एक्सटेंड नहीं होगी जहाँ पर किसी बंदे को वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने की कोशिश की गई हो, या फिर जो है अटैम्प्ट किया हो कि इस बंदे को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाया जाए, तब तक जब तक जो है वो ग्रीवियस हर्ट उस बंदे की जान बचाने के लिए ना जो है वो परफॉर्म किया जाए। तो चौथी यहाँ पर प्रोविजन हमें दिया गया है कि ये एक्सेप्शन उन केसेस में भी एक्सटेंड नहीं होगी जहाँ पर अबेटमेंट के ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, अबेटमेंट के ऑफेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें जो समझ आती है, गार्डियन की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि एक तो बंदा वो हो जो चाइल्ड हो, चाइल्ड भी सारे चाइल्ड नहीं, वैसे तो आप कह सकते हैं कि भाई अंडर द लॉ जो है वो तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, नहीं, चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बेलो, बच्चा जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, और इंसेन पर्सन। ऐसी सूरत में गुड फेथ में एंड फॉर बेनिफिट कोई काम किया जाए, एज अ रिजल्ट कोई हार्म सफ़र होता है या फिर डेथ कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी ये सेक्शन एक्सेप्शन आपको दे रहा था। पहली बात कि चाइल्ड हो, 12 साल से कम उम्र हो, उसकी इंसेन पर्सन हो, और वो जो एक्ट किया जा रहा है वो उस गार्डियन के, उसका कोई भी जो बंदा जिसका गार्डियन या फिर लॉफुली ऑथराइज है उस बंदे को के ऊपर जो चार्ज रख रहा है बंदा, तो उसकी कंसेंट के साथ अगर डूअर जो है कोई काम कर रहा है गुड फेथ में और उस बच्चे या इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए, ऐसी सूरत में भी अगर कोई हार्म सफ़र होता है उस बच्चे को या इंसेन पर्सन को, वो भी ऑफेंस नहीं होगा, उसको भी एक्सेप्शन हासिल है। लेकिन जो हमने प्रोविजोज देखे कि वहाँ पर इंटेंशनल डेथ कॉज करने का या अटैम्प्ट का कोई वहाँ पर
सर्कमस्टेंसेस नहीं होने चाहिए, किसी ग्रीवियस हर्ट के सर्कमस्टेंसेस नहीं होने चाहिए, जब तक जो है वो ग्रीवियस हर्ट इसलिए ना हो कि उस बंदे को किसी मतलब जानलेवा बीमारी वगैरह से बचाने के लिए हो, या फिर जो है अबैटमेंट के ऑफेंसेस जो है उन तक जो है ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होती। उनके अलावा जो है कोई भी अगर डूअर काम कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसको एक्सेप्शन हासिल होगी। फॉर एग्जांपल इसमें अगर एग्जांपल हम ये लेना चाहें कि एक बच्चा जो है 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसे क्या होता है कि उसे किडनी में स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं। अब उन स्टोन्स को अगर ना निकाला गया तो लाइकलीहुड होती है कि बच्चे की मौत वाकई भी हो सकती है, क्योंकि उसको पेन की इतनी शिद्दत जो है हो रही होती। तो गार्डियन क्या करता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर जो है उसे ऑपरेट कर देता है। अब यहाँ पर कंसर्न किसने दी? गार्डियन ने, क्योंकि बच्चा इस काबिल नहीं था कि वो कंसर्न दे सके। गार्डियन ने उसके बिहाफ पर कंसर्न दी, डॉक्टर ने ऑपरेट किया, डॉक्टर डूअर था वहाँ पे। एज अ रिजल्ट जो है अगर उस बंदे की किसी वजह से उसने डॉक्टर ने गुड फेथ में और बेनिफिट ऑफ चाइल्ड के लिए ऐसे एक्ट किया, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो है उस बंदे की बच्चे की मौत वाकई हो जाती है, तो इस सेक्शन के मुताबिक उस डॉक्टर को, उस डूअर को एक्सेप्शन हासिल होगी। क्यों? क्योंकि वो काम जो है वो विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ किया गया था, गुड फेथ में किया गया था और चाइल्ड के बेनिफिट के लिए किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी 89 उस बंदे को, उस डॉक्टर को एक्सेप्शन दे रहा है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 90। अब हम कंसेंट की बात तो करें कि कंसेंट बंदे ने दी, कंसेंट जो है उसके गुड फेथ पर्सन बेनिफिट के लिए दी गई, कंसेंट जो है किसी गार्डियन ने दे दी। लेकिन इन कंसेंट की वैलिडिटी हमें कैसे पता होगी कि कंसेंट को आप वैलिड किस सर्कमस्टेंसेस में कह सकते हैं? आइए ये देखते हैं सेक्शन 90 में। सेक्शन 90 ये कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। इस सेक्शन में पहली बात तो ये कर रहा है कि अगर कंसेंट जो है वो अंडर फियर और मिसकंसेप्शन दी गई है, वो भी कंसेंट इस डेफिनेशन में नहीं फॉल करती, या फिर ऐसी कंसेंट जो कि इंसेन पर्सन दे, या फिर ऐसी कंसेंट जो कि एक चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज जो है वो दे रहा है, तो यहाँ पर जो कंसेंट की हम बात करें उनमें ये इन किस्म की कंसेंट्स नहीं आएंगी। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि कंसेंट से मुराद क्या है, कि कंसेंट जो कि अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ना दी जाए, या फिर एक ऐसी कंसेंट जो कि एक इंसेन पर्सन ना दे, या फिर एक ऐसी कंसेंट जो कि चाइल्ड बेलो 12 ईयर्स दे। तो एक कंसेंट को वैलिड होने के लिए इन तीन चीज़ों से पार्ट होना चाहिए। वो अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ना दी गई हो। फियर मतलब फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन एज टू फैक्ट्स, कि आपको जो है फैक्ट्स का ही पता नहीं, फैक्ट्स आपसे छुपाए, मतलब आप जो है फैक्ट्स को समझने में गलती कर ले या मिसकंसेप्शन हो जाए वहाँ पर। तो ऐसे सूरत में भी अगर आप कंसेंट दे देते हैं अंडर फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन, तो वो कंसेंट नहीं कहलाएगी। अगर एक इंसेन बंदा है, एक बंदा जो कि उसकी इंटेलेक्ट इस काबिल नहीं है कि वो जो है किसी भी अपने डिसीजंस वगैरह ले सकता है, या फिर अपनी सर्कमस्टेंसेस है उनको समझ सके, या फिर अपने लिए कोई डिसीजन वगैरह ले सके, तो ऐसी सूरत में बंदा अनसाउंड माइंड है, तो इंसेन है मतलब, तो उसकी कंसेंट भी कंसेंट नहीं कहलाएगी। और एक बच्चा जो है वो 12 साल से कम उम्र है जिसकी, वो अगर कंसेंट दे रहा है तो वो भी कंसेंट जो है कंसेंट नहीं होगी। मतलब इन तीन चीज़ों से पाक होना चाहिए। इन तीन चीज़ों से अगर फ्री है कंसेंट तो उस कंसेंट को एक वैलिड कंसेंट हम कह सकते हैं। सेक्शन 91 जो है फिर आगे उन चीज़ों की, उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है जो कि ऑफेंस होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट, कि वहाँ पर उस बंदे को जो है कोई हार्म वगैरह भी नहीं पहुँचा, या फिर ये मैटर नहीं करता कि उस बंदे ने कंसेंट दी भी है या नहीं दी है। मतलब हार्म पहुँचा है या कंसेंट दिया है ये मैटर नहीं करता, उसके इंडिपेंडेंट जो है एक एक्ट जो है वो ऑफेंस होगा। सेक्शन क्या कहता है ये हम देखते हैं। सेक्शन 91 कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। ये सेक्शन जो है सेक्शन 87, सेक्शन 88, सेक्शन 89 में जो है हमने चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें उनको क्लैरिफाई ये कर रहा है कि ये जो आप रियायत की बात कर रहे हैं, जो एक्सेप्शंस की आप बात कर रहे हैं, ये उन ऑफेंसेस तक एक्सटेंड नहीं होती जो कि इंडिपेंडेंट हार्म्स होते हैं, भले वो जो है उस पर्सन की कंसेंट के साथ किए जाएं या फिर उसके बिहाफ पर कोई बंदा कंसेंट दे इसलिए वो किया जाए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जो है वो ऑफेंसेस होंगे उन तक जो है ये चीज़ जो है एक्सटेंड नहीं होती। अब इसके कहने का ये मतलब है कुछ हमारे पास ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि इट सेल्फ ऑफेंसेस होते हैं, आपने वो चीज़
जो है मतलब हुई नहीं हुई वो मैटर नहीं करती, वहाँ पर किसी बंदे को हार्म हुआ, कंसेंट थी नहीं थी, वो मैटर नहीं करती, लेकिन वो चीज़ इंडिपेंडेंट हार्म होती। फॉर एग्जांपल 338B, ये सेक्शन जो है मिस कैरिएज जहाँ पर होता है, इस्तिकात हमल जो होता है उन केसेस में लगता है। अगर एक जो है वुमेन है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, हमारे पास दो पार्टीज हैं। ए जो है वो एक डॉक्टर है, बी जो है वो वुमेन है। वो वुमेन जाती है अपना मिस कैरिज करवाने के लिए। अब मिस कैरिज जो है एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए एग्जाम्पशन नहीं दे रहा कि कंसेंट, भले इस वुमेन की कंसेंट थी, इसने अपनी कंसेंट दी जाकर डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मैं जो है मिस कैरिज करवाना चाहती हूँ, डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करके मिस कैरिज किया। तो ऐसी सूरत में जो कंसेंट वाली ये जो एक्सेप्शंस की हम बात करें, कंसेंट की जो प्ली होगी वो इन ऑफेंसेस तक एक्सटेंड नहीं होगी, और ये ऑफेंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वो ऑफेंस हैं, वो वहाँ पर कंसेंट है नहीं है, हार्म हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता। भले अब जो औरत थी उसको ड्यूरिंग ऑपरेट कोई हार्म हुआ है नहीं हुआ, या फिर उसकी कंसेंट थी नहीं थी, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ये ऑफेंस जो है वो इंडिपेंडेंट एक ऑफेंस है। लेकिन अगर जो मिस कैरेज उसका किया जाए वो इसलिए किया जाए ताकि औरत की जान बचाई जा सके, तो ऐसी सूरत में जो उसकी अगर ज़िंदगी बचाने के लिए ये काम किया जाए तो उस सूरत में रियायत हासिल होगी। लेकिन केस अदरवाइज जो है कोई भी बंदा जो कंसेंट अपनी दे रहा है मिस कैरेज के लिए, तो ऐसी सूरत में जो डूअर होता है वो भी लायबल होगा, जो आपकी वुमेन होगी, लेडी होगी, वो भी लायबल होगी। अगर इसके बिहाफ पर किसी गार्डियन ने कंसेंट दी है, फॉर एग्जांपल इसका श्योर वगैरह जो भी है, तो वो भी इसके लिए लायबल होगा। तो मतलब ये एक ऐसा किस्म का हार्म है जो कि इंडिपेंडेंट हार्म है। आप यहाँ पर कंसेंट की बिहाफ पर खुद का डिफेंस नहीं कर सकते कि हमने कंसेंट दी थी, अपनी रजामंदी के साथ हमने ये काम करवाया, नहीं, लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सेक्शन 338 PPC जो है इसको एक ऑफेंस कहता है, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म, भले वुमेन को हार्म हो ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट, पार्टीज़ की कंसेंट थी नहीं थी मैटर नहीं करता, ये एक ऑफेंस है तो ऑफेंस है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे ऑफेंसेस हो जाते हैं जहाँ पर आपने विदाउट कंसेंट एक्ट किया है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डिफेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। सेक्शन 92 क्या कहता है ये हम देखते हैं। सेक्शन 92 कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, कि ये काम जो है गुड फेथ में किया जाए, एक बंदे के बेनिफिट के लिए किया जाए, लेकिन उस बंदे की कंसेंट के बगैर किया जाए। यहाँ पर हमने बात की थी 88 में कि कंसेंट इन गुड फेथ पर्सन बेनिफिट, यहाँ पर बंदा खुद जो है वो कंसेंट दे रहा होता है, गुड फेथ में एक्ट किया जा रहा होता है पर्सन के बेनिफिट के लिए, लेकिन यहाँ पर एक्ट किया जा रहा होता है गुड फेथ में पर्सन के बेनिफिट के लिए, लेकिन वो बंदा जो है वो कंसेंट नहीं देता। कंसेंट क्यों नहीं देता भाई, ये देखते हैं। कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जो कि एक बंदे को नुकसान वगैरह, हार्म वगैरह पहुंचाए, अगर वो काम जो है उस बंदे के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया जाए, इवन उस बंदे की कंसेंट के बगैर किया जाए। अगर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि नामुमकिन था कि उस बंदे की कंसेंट ली जा सके, या फिर अगर वो बंदा जो है कंसेंट देने के काबिल ही नहीं था, मतलब बेहोश वगैरह था, कुछ भी आप कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा गार्डियन या ऐसा लॉफुल चार्जेबल पर्सन नहीं था उसके बिहाफ पर जो कि उस जिससे कि कंसेंट उस टाइम पर ली जा सकी, तो ऐसी सूरत में भी इस सेक्शन की रियायत हासिल होगी। लेकिन यहाँ पर फिर प्रोविजोज हमें कुछ दिए गए हैं कि ये पहला प्रोविजो ये कहता है कि ये एक्सेप्शन उन केसेस में एक्सटेंड नहीं की जाएगी जहाँ पर इंटेंशनली किसी बंदे की डेथ या फिर अटेम्प्ट किया जाए कि उस बंदे की मौत वाकई करनी है आपने। ये एक्सेप्शन जो है उन केसेस में भी एक्सटेंड नहीं होगी जहाँ पर कोई ऐसा काम किया जाए जो कि आपको पता है कि इस बंदे की डेथ हो जाएगी। अदरवाइज उन केसेस के जहाँ पर आपने उस बंदे की ऐसा काम किया है, उस बंदे की डेथ, उस बंदे को मतलब मरने से बचाने के लिए, या फिर किसी ग्रीवियस हर्ट से या किसी जो है ग्रीवियस डिसीज़ वगैरह से, जानलेवा मरीज़ से जो है बचाने के लिए आपने काम किया है। तीसरी जो है प्रोविजन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सेप्शन उन केसेस में भी एक्सटेंड नहीं होगी जहाँ पर वॉलंटरली आप जो है किसी बंदे को नुकसान, हार्म पहुँचाने के लिए जो है वो एक्ट करें, जब तक जो है वो नुकसान इसलिए ना पहुँचाया जाए कि उस बंदे की को मरने से या हर्ट से बचाया जा सके। चौथी यहाँ पर जो प्रोविजन दी गई हमारे पास वो ये है कि अबैटमेंट के जो ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पर भी ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगी। इन केस अदरवाइज जो है एक बंदे के गुड फेथ के लिए
गुड फेथ एंड बेनिफिट विदाउट कंसेंट। कंसेंट जो है उस बंदे की, अगर वो उस काबिल नहीं कंसेंट दे सके, अगर वो बंदा जो है अंडर एज है, तो ऐसे सूरत में उसके गार्डियन या फिर लॉफुल जो पर्सन होता है उसकी कंसेंट के बगैर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी अगर कंसेंट जो है वो अनेबल टू बी सिग्निफाइड है, कि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं कि वो बंदा या उसका जो गार्डियन है वो उससे कंसेंट आप नहीं ले सकते, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि उस बंदे की गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसकी कंसेंट के बगैर कर रहे हैं, या सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि आप उसकी कंसेंट नहीं ले सकते, या फिर उसके ब्याह पे जो गार्डियन था आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि भाई इस बंदे की जो है हमें कंसेंट दो, हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी अगर आप उस बंदे की बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में कोई काम करें, तो ऐसी सूरत में भी इस सेक्शन 92 की रियायत उस डूअर को अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल जो है एक्सीडेंट के केसेस की अगर हम एग्जांपल देते हैं, एक बंदा जो है जा रहा होता है, जाते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोशी की हालत में रोड के ऊपर पड़ा होता है। कुछ लोग 3-4 बंदे उसे उठाते हैं, उठाकर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल में ना उस बंदे का वहाँ पर कोई गार्डियन है, ना उसका कोई रिलेटिव है, ना ही वो बंदा खुद इस काबिल है कि वो कंसेंट दे सके कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेट कर दें वरना मेरी ज़िंदगी चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि देखता है कि भाई बंदा तो कोई भी नहीं है, और वो गुड फेथ में उस बंदे के बेनिफिट के लिए वो ये देखता है कि अगर इसका जो है 10 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन ना किया गया तो ये बंदा तो है मर जाएगा। तो ऐसी सूरत में कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं होता जिससे कंसेंट वगैरह ली जा सके, तो डॉक्टर क्या करता है गुड फेथ में उस बंदे के बेनिफिट के लिए उस बंदे का ऑपरेशन कर देता है। तो एज अ रिजल्ट जो है अगर तो वो बंदा ठीक हो गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो बंदा जो है ज़ाहिर खुद भी प्ली नहीं करेगा। लेकिन अगर उस बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है, तो यहाँ पर अगर डॉक्टर ने गुड फेथ में और बंदे के बेनिफिट के लिए एक्ट किया होगा तो उस डॉक्टर को चार्ज नहीं किया जा सकता, वो डॉक्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 92 उन केसेस में एक्सेप्शन दे रहे हैं। लेकिन इन प्रोविजोज को जो कि हमने अभी रेड किए हैं, जिसमें ये कि इंटेंशनल कॉजिंग डेथ जो है वहाँ पर ना हो, इंटेंशनल हर्ट की वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस ना हो कि आप इंटेंशनली किसी बंदे को हर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जो है आप नॉलेज के साथ कि इस बंदे की डेथ मौत वाकई हो सकती है, उस नॉलेज के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि उस बंदे की मौत को, उसको मरने से बचाया जा सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट या किसी जानलेवा ग्रीवियस बीमारी वगैरह से, इन्फर्मिटी से बचाया जा सके, या फिर जो है आपको पता है कि इस काम करने से, ये काम करने से उस बंदे को नुकसान होगा, हार्म होगा, सफ़र होगा, लेकिन आप जो है वो हार्म उसे इसलिए, वो रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि उस बंदे की जान बचाई जा सके, उसे किसी और इंजरी से बचाया जा सके, या फिर अबैटमेंट के जो ऑफेंसेस वगैरह होते हैं उन तक भी ये जो रियायत है वो एक्सटेंड नहीं होगी। उसके अलावा जो भी केसेस होंगे उनमें ये रियायत एक डूअर को हासिल होगी। फिर उसके बाद सेक्शन 93 बात कर रहा है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की सूरत में भी एक बंदे को, एक जो डूअर होता है जो कि कम्युनिकेट कर रहा था, कम्युनिकेटर मतलब उसको एक्सेप्शन हासिल होती है। सेक्शन क्या कहता है ये हम देखते हैं। सेक्शन 93 के मुताबिक कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कि ऐसी कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में दी जाए। तो इस सेक्शन के मुताबिक ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में दी जाए वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, अगर एज अ रिजल्ट जो है इवन कोई हार्म सफ़र हो जाता है, या फिर अगर वो कम्युनिकेशन इसलिए दी गई कि उस बंदे का बेनिफिट है उसमें। तो पहली बात तो यहाँ पर यह कि कम्युनिकेशन गुड फेथ में दी जानी चाहिए। दूसरी बात फिर उसने कर दी कि वहाँ पर बंदे का बेनिफिट था, तो ऐसे सूरत में एज अ रिजल्ट अगर कोई हार्म भी सफ़र हो जाता है तो कम्युनिकेटर को आप लायबल नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, पेशेंट उसे कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप डायग्नोस करके बताएं मुझे क्या मसला है। डॉक्टर जो है उसे डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद जो है उसे कहता है कि आपकी जो है 3 या 4 दिन के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है आपकी मौत बाकी हो जाएगी। वो बंदा जिसने 3 या 4 दिन बाद मरना था, वो खबर सुनते ही शॉक से उसको अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अभी डॉक्टर ने अगर गुड फेथ में, डॉक्टर के पार्ट पर ये इंटेंशन नहीं थी, उसने गुड फेथ का मतलब विद ड्यू केयर एंड डिलीजेंस उसने एक्ट किया और उस बंदे के बेनिफिट के लिए जो है कि उस बंदे को बताया जा सके ताकि
ताकि उसकी कुछ दिनों के अंदर जो है मौत वाक़ई हो जाएगी। डॉक्टर ने गुड फेथ में उस बंदे के बेनिफिट के लिए एक्ट किया हुआ, तो ऐसे सूरत में वो कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ होगी, ऐसे सूरत में डॉक्टर को लायबल करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर जो है डॉक्टर के पार्ट पे कोई मलाइस वगैरह था, कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी या फिर उसकी कोई बुरी इंटेंशन वगैरह थी, तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन की रियायत उसे हासिल नहीं होगी। लेकिन जो है अदरवाइज जो केसेस होते हैं गुड फेथ या फिर बेनिफिट के लिए उसने एक्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना की मिसाल ले लें, तो एक बंदा जो है वो लेबॉर्ट्री में जाता है, कहता है कि कोरोना टेस्ट कराना है, वो अपना रिजल्ट जो है वहाँ पर सैंपल देकर आ जाता है। फिर अगले दिन जो है दोबारा से जब बुलाया जाता है, वो दोबारा लेबॉर्ट्री में जाता है, कहता है कि क्या रिजल्ट्स हैं, उसे बताया जाता है कि भाई आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो कोरोना का फियर ही हमारी सोसाइटी में इतना बना हुआ है कि वैसे बंदा मरे ना मरे, कोरोना का सोच सोच के तो मर जाएगा। तो जैसे ही वो सुनता है कि भाई मुझे तो कोरोना हो गया, वहीं पर गिर जाता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। तो वो जो कम्युनिकेटर होता है उसने गुड फेथ में कम्युनिकेशन की, अगर उस बंदे के बेनिफिट के लिए जो है कम्युनिकेशन की, तो ऐसी सूरत में उस बंदे को आप जो ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसी बात कर दी जिस वजह से इस बंदे की मौत वाक़ई होगी और आपको चार्ज किया जाएगा। नहीं, उस बंदे को सेक्शन 93 की एक्सेप्शन हासिल होगी। अगर कोई ऐसा केस होता है कि फॉर एग्जांपल एक रिलेटिव आता है, हम एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है वो एक रिलेटिव है, बी जो है एक हाउस वाइफ है। इस हाउस वाइफ का हस्बैंड सी जो है वो घर से बाहर गया हुआ है किसी काम के लिए। ए जो है वो बी के पास आता है और उसे कहता है कि आपका जो हस्बैंड सी है उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई और अभी जो है वो फलाने हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। ए को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसने ऐसी कम्युनिकेशन आकर की किसके साथ, बी के साथ। बी ये खबर सुनती है, एज अ रिजल्ट जो है बी की डेथ हो जाती है, वो शॉक से मर जाती है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो मर जाती है। तो ऐसी सूरत में ए को इस सेक्शन की रियायत हासिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ना ही उसके पार्ट पर गुड फेथ था, ना ही उसने बी के बेनिफिट के लिए एक्ट किया। उसे पता था कि सी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी आकर जो है बी को के साथ ये कम्युनिकेशन शेयर की। तो ऐसी सूरत में बी की मौत वाक़ई होगी और ए जो है इसके लिए लायबल होगा, उसके ऊपर जो रिलेवेंट सेक्शंस होंगे उसको चार्ज किया जाएगा उसके मुताबिक। फिर उसके बाद हमारा आता है कंपल्जन। सेक्शन 94 के मुताबिक जो कंपल्जन के केसेस होते हैं उनमें भी रियायत हासिल होती है एक बंदे को। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है ये देखते हैं। 95 के मुताबिक एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, के ऐसे काम जिनमें एक बंदे को जो है वो धमकियों के जरिए, थ्रेट्स के जरिए कंपेल किया जाए कि आपने ये काम करना है। पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करा है कि एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, के जो है मर्डर के अलावा और ऐसे ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, रियासत के खिलाफ ऐसे जराइम जिनकी डेथ पेनल्टी है, जिनकी सज़ाए मौत है, इनके अलावा इनकी पहले तो एक्सेप्शन उसने दे दी। फिर कहता है कि ऐसा कोई भी काम जो है वो ऑफेंस नहीं होगा जो कि जिसके लिए एक बंदे को कंपेल किया जाए थ्रेट्स के ज़रिए, धमकियां वगैरह देकर कि आपने ये काम करना है, जो कि वो बंदा जो कि अंडर थ्रेट्स होता है वो उन थ्रेट्स की वजह से वो करता है और उससे एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन होती है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी इंस्टेंट डेथ जो है वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, मतलब उसे फौरी तौर पर मार दिया जाएगा या फिर जो है कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहली बात जो है एक्सेप्शन दी गई है, एक्सेप्शन है यहाँ पर मर्डर की और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के खिलाफ सारे ऑफेंसेस नहीं, सिर्फ वो ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल विद डेथ है, मतलब जहाँ उन ऑफेंसेस स्टेट के खिलाफ वो वाले ऑफेंसेस जहाँ पर डेथ पेनल्टी दी गई है। मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के खिलाफ अगर कोई भी बंदा जो है वो अंडर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंजरी, इन ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि एक बंदे को ये कहा जाए कि आपने एक काम करना है और उसे एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन का होना लाजमी है। ये नहीं कि रीज़नेबल एप्रीहेंशन सिर्फ धमकी दी और उसे पता नहीं कि भाई ऐसा नहीं होगा,
अगर ये बंदा बिलीव कर रहा है कि ये बंदा मुझे नहीं मारेगा, तो ऐसी सूरत में रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं होगी, तो इस सेक्शन का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए कि अगर उसने ये काम नहीं किया, ऑफेंस नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उसकी इंस्टेंटली डेथ या फिर इंजरी जो है उसको सस्टेन कर दी जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर बंदा कोई ऑफेंस कर देता है तो उसे सेक्शन 94 की रियायत हासिल होगी। फॉर एग्जांपल के एक जो कह सकते हैं आप कारपेंटर है, कारपेंटर जो है उसको कुछ डकैत आते हैं, उठा के ले जाते हैं, वो ले जाते हैं और कारपेंटर के यहाँ पर जो है वो हथियार रखते हैं, उसे कहते हैं कि ये गेट जो है इसका ताला तोड़ो। अब कारपेंटर क्या करता है कि उसके यहाँ पर पिस्टल रखी हुई है, सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन है, बंदे भी ऐसे हैं कि इन्हें वो जानता नहीं है और मतलब उनकी नेचर कुछ इस तरीके की, उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसकी अभी अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी मौत जो है वो वाकई कर दी जाएगी। तो ऐसे समय में कारपेंटर क्या करता है, पहले घर का ताला तोड़ता है। एक ऑफेंस उसने किया, ताला तोड़ने के बाद फिर उसे अंदर ले जाया जाता है, मतलब उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया, तो यहाँ पर दूसरा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन कारपेंटर ने जो ऑफेंस किया था वो अंडर रीजनेबल एप्रीहेंशन किया था, अंडर जो थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ किया था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसे मतलब कंपेल इस हद तक किया गया कि उसे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होगी कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी जो है उसको मार दिया जाएगा या कोई इंजरी सस्टेन कर दी जाएगी। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 94 की जो एक्सेप्शन है वो उस बंदे को हासिल होगी, कारपेंटर को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोविजोज भी अवेलेबल हैं। प्रोविजो ये कहता है कि शर्त ये है कि वो बंदे ने अपनी मर्जी से वो काम ना किया हो, कि जो कारपेंटर की अभी हमने मिसाल दी, कारपेंटर ने अपनी मर्जी से काम ना किया हो, लाजमी है कि वो काम उसने अंडर कंपल्जन किया है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि उसने खुद को जो है उन सर्कमस्टेंसेस में ना धकेला हो, कि मतलब उसने वो जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में जो उसने खुद को उस कंडीशन में नहीं रखा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बात की थी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की, कि अगर एक बंदा जो है खुद को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाल रहा है कि उसको ऐसे थ्रेट हो जाती है, ऐसी रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाती है कि अगर उसने काम नहीं किया तो उससे मार दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए वो जिम्मेदार खुद ही है, उसने खुद उन सर्कमस्टेंसेस में धकेला है, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 94 की एक्सेप्शन हासिल नहीं हुई। एक उन केसेस में प्रोविजन कहता है कि जहाँ पर जो है वो अपनी मर्जी से काम कर रहा हो, दूसरा उसने खुद को उन सर्कमस्टेंसेस में धकेला है जिसमें उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है, ऐसी सूरत में इस सेक्शन के बेनिफिट्स उसे नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पर दो एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रही है कि अगर बंदा अपनी मर्जी से एक डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है या फिर उससे इस थ्रेट के अंडर कि अगर उसने एक डकैत की गैंग को ज्वाइन नहीं किया तो उसे मारा पीटा जाएगा, वो उन बंदों का, उन गैंग्स का, जो गैंग के जो भी मेंबर डकैट्स वगैरह उनका करैक्टर जानते हुए जो है उनको ज्वाइन कर लेता है और बाद में जो है उसके एसोसिएट्स वगैरह उसे कंपेल करते हैं किसी ऑफेंस के लिए, तो वो इस रियायत के लिए इंटाइटल नहीं होगा। तो यहाँ पर बात वहाँ पर ये हो रही है कि एक तो अगर एक बंदा अपनी मर्जी से किसी गैंग को ज्वाइन कराए या फिर अंडर फियर ऑफ बीटिंग जो है उस गैंग को ज्वाइन करा, बात हो रही है ऑफेंस की बात नहीं हो रही, गैंग को ज्वाइन करने की बात हो रही है कि ये जो फियर था ये गैंग को ज्वाइन करने का था, ऑफेंस कमिट करने का नहीं था। जैसे कि अभी हमने कारपेंटर की एग्जांपल ली, उसको गैंग में शामिल नहीं किया जाता, वो क्या करता है उसको उठा के लिया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अगर बंदा अपनी मर्जी से गैंग को ज्वाइन कर रहा है या फिर अंडर फियर ऑफ इंजरी जो है किसी गैंग को वो ज्वाइन कर रहा है और बाद में जो है वो किसी डकैती वगैरह में जाते हैं और उसे जो है उसके जो कंप्लाइसेस वगैरह होते हैं वो उसे कंपेल करते हैं कि आप ये काम करो, तो ऐसी सूरत में वो इस सेक्शन का डिफेंस नहीं ले सकता। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहती है कि अगर एक बंदे को जो है वो गैंग जो डकैट्स की वो सीज़ कर लेती है और उसे ये इंस्टेंट डेथ की थ्रेट देती है कि वो फोर्स करती है कि आपने ये काम करना है, तो ऐसी सूरत में अगर वो कोई काम करता है तो उसे इस सेक्शन की रियायत हासिल होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक स्मिथ है, उसको कंपेल किया जाता है कि अपने औजार उठाओ और किसी दरवाज़ा तोड़ने के लिए उसको डकैट्स कहते हैं ताकि वो उस दरवाजे को प्लंडर करके उसमें प्लंडर कर सकें और इंटर हो सके अंदर, तो ऐसी सूरत में जो स्मिथ होगा उसको एक्सेप्शन हासिल होगी इस सेक्शन की। इसने वही चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया कि अगर एक बंदे को पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उठाया जा रहा है और उसे ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है कि उसे
इंस्टेंट डेथ या इंजरी जो है सस्टेन होगी अगर उसने ये काम नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उसे रियायत हासिल होगी। लेकिन एक बंदा जो है वो अंडर फियर किसी गैंग को ज्वाइन कर रहा है, उनकी करैक्टर को जानते हुए, या फिर अपनी मर्जी से किसी गैंग को ज्वाइन कर रहा है और बाद में उसे कंपेल किया जाता है, तो उसे इस सेक्शन की रियायत हासिल नहीं होगी। फिर उसके बाद सेक्शन 95 जो है बात करें स्लाइट हार्म्स की, कि जो मामूली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो हार्म्स वगैरह होते हैं उन केसेस में एक्सेप्शन होगी या नहीं होगी, सेक्शन क्या कहता है ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, के वो वाले एक्ट्स जो कि एक स्लाइट सा मामूली सा हार्म जो है किसी बंदे को पहुंचाए, कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा इस वजह से कि वो जो है किसी इंटेंशन टू कॉज या फिर किसी नॉलेज के साथ, कि इस नॉलेज के, इस इल्म के साथ किया जाए कि एज अ रिजल्ट जो है कोई एक हार्म तो कॉन्स्टिट्यूट होगा, लेकिन उस हार्म की नेचर ऐसी, उस हार्म की ग्रेविटी ऐसी है कि वो बिल्कुल स्लाइड सी नेचर का है। तो ऐसे जिसके लिए और वो उसकी नेचर कुछ ऐसी हो कि एक ऑर्डिनरी जो बंदा होता है, एक आम समझ फैम वाला जो बंदा होता है, वो कभी भी उस ऑफेंस के लिए, उस हार्म के लिए, जो स्लाइड हार्म है उसके लिए कंप्लेन नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में भी सेक्शन 95 की रियायत हासिल होगी। तो मतलब यहाँ पर एक बात यहाँ पे जो क्लियर हो रही है वो ये है कि नॉलेज भले हो और नॉलेज और दूसरी इंटेंशन दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन ऑफेंसेस कुछ इस तरीके के हैं कि वो हार्म भले एज अ रिजल्ट ऑफ नॉलेज या एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट हो, सस्टेन हो किसी बंदे को, लेकिन उस जो हार्म है वो इस नेचर का, इस कदर स्लाइड है, इस कदर मामूली है कि कोई भी आम समझ फहम वाला बंदा उसकी कंप्लेन नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में भी सेक्शन 95 की रियायत हासिल होगी। हमारे पास एक मैगजीन भी आता है जो कुछ इस तरह से है कि लॉ डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन ट्रिफल मैटर्स, कि जो छोटे छोटे रोज़मर्रा के मामला होते हैं कानून के पास जो है उनके लिए कोई भी रेमेडी वगैरह अवेलेबल नहीं है, कानून जो है उनको कंसीडर ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपको आगे किसी ने ऐसे हल्का सा थप्पड़ मार दिया, आप उसके लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच जाए कि भाई इस बंदे ने तो मुझे थप्पड़ मारा है, हल्के से थप्पड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर कोई पेरेंट वगैरह है या टीचर वगैरह है, वो किसी बंदे को स्लाइड सा हार्म जो है वो पहुंचा देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी बिल्कुल स्लाइट हार्म होना चाहिए। या कोई बंदा आकर आपके पाँव के ऊपर चढ़ गया, फिर आप मार्केट के अंदर जा रहे थे, किसी बंदे ने आपको ऐसे टक्कर मार दिया आकर, तो ये वो वाले हार्म्स होते हैं जो कि बिल्कुल स्लाइट नेचर के, जिनके लिए एक आम जो समझ फहम वाला बनता है, जो प्रूडेंट मैन होता है, वो उनके लिए कंप्लेन नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में भी भले वो जो हार्म है वो विद नॉलेज और इंटेंशन जो है कि मतलब एक बंदा अगर जानबूझकर आपको थप्पड़ मार दे हल्का सा, या जानबूझकर आपके पाँव पर चढ़ जाए, जानबूझकर आपको जो है थोड़ा सा टक्कर मार दे, तो वहाँ पर नॉलेज और इंटेंशन तो होती है, लेकिन लॉ जो है वो ट्रिफल्स को कंसीडर नहीं करता। जो छोटे छोटे मामलात होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, उनको कंसीडर नहीं करता। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 95 जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन दे रहा है स्लाइट हार्म्स की सूरत में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है सेक्शन 87 से लेकर सेक्शन 95 तक जो जनरल एक्सेप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर नंबर 4 के अंदर, उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।